हाँ जी स्टूडेंट्स, स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੀ ਕਲਾਸ 'ਚ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੁਣੇ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਬਾਰੇ। ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਆਫ ਅ ਰਿਜਿਡ ਬੋਡੀ। ਸੋ ਰਿਜਿਡ ਬੋਡੀ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ 'ਚ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗੀ? ਦੇਖੋ ਦੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਫਸਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਦ ਬੋਡੀ ਇਜ਼ ਸੈਡ ਟੂ ਬੀ ਅੰਡਰ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨਲ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ। ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨਲ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਵਾਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਦੇਖੋ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੋਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਮੋਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨਲ ਮੋਸ਼ਨ। ट्रांसलेशन मोशन मीन्स बॉडी इज मूविंग अंडर लीनियर वेलोसिटी, ठीक है। स्ट्रेट लाइन मूवमेंट मोशन हो सकती है, ठीक है। तो रोटेशनल मोशन मतलब बॉडी सर्कुलर पाथ में घूमती पई है। सो दो तरह की मोशन है। सो बॉडी जो ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम के अंडर है उस टाइम वो या तो रैस्ट से होएगी, मीनस बैलेंस्ड फोर्सेस लग रही होंगी तो बॉडी मूव नहीं कर रही होएगी, या तो रैस्ट होएगी या कॉन्सटेंट वेलोसिटी नाल मूव कर रही होएगी किसी पर्टिकुलर डायरैक्शन दे विच। तो उस कंडीशन दे विच उहनूं ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के अंदर कह दिता जाता, मतलब उहदे ते एक्सलरेशन ना लग रही होवे। एक्सलरेशन नहीं लगेगी तो कोई फोर्स भी उहदे ते एक्ट नहीं कर रही होएगी, मतलब नैट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी शुड बी जीरो, ठीक है ना। ये कंडीशन है। सो इहदे देखो आपां की मान लो कि एफ बी द नैट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। कोई रिजिड बॉडी है जिहदे ते एफ एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रही है, जिहदा मास एम है तो वेलोसिटी वी नाल मूव कर रही है। सो न्यूटन सैकेंड ला की कहता है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सैकेंड ला एफ एक्सटर्नल जी है एफ इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ पी, ठीक है। हम पी कितने बराबर होएगा? देखो एफ इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ एम वी। मास कॉन्सटेंट है, सो आप कॉन्सटेंट चीज़ नूं डेरिवेटिव तो बाहर लिख लाँगे तो डी वी बाई डी टी हो जाएगा, ठीक है। हुण देखो ये बॉडी उदों ही ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम च होएगी जो वी कॉन्सटेंट है या वी जीरो है, ठीक है ना। अदर इट इज एट रेस्ट और मूविंग विद कॉन्सटेंट वेलोसिटी, ठीक है। और आप कहेंगे द बॉडी इज अंडर इक्विलिब्रियम if v इक्वल टू कॉन्स्टेंट। देखो v कॉन्स्टेंट कदों होएगा? ठीक है ना। इफ dv बाई dt इक्वल टू जीरो, ठीक है ना। v इक्वल टू कॉन्स्टेंट और जीरो भी कह सकते हैं, ठीक है। सो dv बाई dt इक्वल टू जीरो है। सो डी बाई डी टी जीरो होएगा, वो आप इत्थे पुट कर दिए तो अपने को क्या आ जाएगा? एफ इज इक्वल टू एम डी वी बाई डी टी थां ते क्या आ जाएगा? जीरो। सो एफ जी एक्सटर्नल फोर्स है वो जीरो हो जाएगी, ठीक है ना। सो दैट इज द बॉडी इज अंडर इक्विलिब्रियम, द रिजिड बॉडी इज अंडर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स, क्योंकि आप क्या है एफ बी द नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी जीरो, एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो, ठीक है। सो कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करेगी तो बॉडी ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम रहेगी, और या तो रेस्ट होएगी मतलब टोटली बैलेंस्ड फोर्सेस के अंडर होएगी, या एक पर्टिकुलर डायरेक्शन च मूव करती होगी विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, मतलब उहदे ते एक्सेलरेशन नहीं लगेगी उस केस दे विच। हाँ जी नैक्सट देखो, नैक्सट है रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो देखो कोई बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम के अंडर होएगी जे ये या तो रेस्ट से है कि रोटेट नहीं कर रही, ठीक है ना। इट इज नॉट रोटेटिंग और रोटेट्स विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। सो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी नाल रोटेट कर रही होवे या रोटेट ही ना कर रही होवे तो आप कहांगे वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम विच है बॉडी। सो देखो एक कदों होएगा कि कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी नाल रोटेट कर रही होवे, वो केस आप कदों फुलफिल करांगे? देखो मान लो टो है नैट एक्सटर्नल टॉर्क किसी बॉडी ते लग रहा, ठीक है। सो जो नैट एक्सटर्नल टॉर्क टो लग रहा है रिजिड बॉडी जिंदा मास एम है, तो
वो रोटेट कर रही है तो इक्वेशन ऑफ मोशन जी है ऑफ रोटेटिंग बॉडी उन्होंने आप किवें लिखते हैं देखो टो इज इक्वल टू डी एल बाय डी टी ये आप कैलकुलेट किया अगे आप ठीक है ये आप वेरीफाई भी कर चुके हैं सो टो इज इक्वल टू डी एल बाय डी टी हम देखो कॉन्स्टेंट एंगुलर वेलोसिटी नाल मूव कर रही होएगी तो एंगुलर मोमेंटम उनका कॉन्स्टेंट होएगा या जीरो होएगा ठीक है सो आप कहेंगे द बॉडी इज अंडर rotational equilibrium if जिहड़ा net external angular momentum आंदा ते आगे ठीक है जो नैट एक्सटर्नल या नैट एंगुलर मोमेंटम है बॉडी से जो एक्ट कर रहा वो कॉन्स्टेंट है ठीक है सो बॉडी इज अंडर रोटेशनल इक्विलिब्रियम इफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज कॉन्स्टेंट एंगुलर मोमेंटम कॉन्स्टेंट होएगा तो आप की कहांगे डी एल बाय डी टी इज इक्वल टू जीरो जे एंगुलर मोमेंटम कॉन्स्टेंट है कॉन्स्टेंट चीज़ का डेरिवेटिव जीरो होता है सो ये जीरो हो गया इन्हें इतने पुट कर दिए तो विच इंप्लाइज टॉर्क इक्वल टू या एक्सटर्नल टॉर्क इक्वल टू जीरो ठीक है ना सो ये कंडीशन बन गई सो आप कहेंगे द बॉडी द रिजिड बॉडी इज अंडर रोटेशनल इक्विलिब्रियम if net external torque acting on the body is zero ठीक है सो नेट एक्सटर्नल टॉर्क जो जीरो होएगा तो उस केस की होएगा या तो बॉडी रोटेट नहीं कर रही होगी या कॉन्स्टेंट एंगुलर वेलोसिटी में रोटेट करेगी मतलब उनके ते एंगुलर एक्सलरेशन नहीं लगेगी उस पर्टिकुलर केस मतलब कॉन्स्टेंट एंगुलर वेलोसिटी होगी जिवें आप लीनियर मोशन कॉन्स्टेंट वेलोसिटी की गल की उवें कॉन्स्टेंट एंगुलर वेलोसिटी होएगी भी एक निश्चित गति नाल घूमदी होएगी उसकी गति बदलेगी ठीक है तो उस केस च उनका टॉर्क जो एक्टिंग ऑन द बॉडी नेट एक्सटर्नल टॉर्क जीरो होएगा तो बॉडी इज अंडर रोटेशनल इक्विलिब्रियम ओके हाँ जी देखो नैक्सट क्वेश्चन अपना डिफाइन कपल एंड गिव एग्जांपल्स हम देखो इस डायग्राम तुम देख रहे हो जे कि डायग्राम कोई रिजिड बॉडी है रिजिड बॉडी ते फोर्सेस दो लग रही ने एक फोर्स इस लाइन के अलोंग लग रही है तो इहदे बराबर की फोर्स ही इहदे बिल्कुल ओपोजिट डायरेक्शन च लग रही पर एट डिफरेंट लाइन इधर नहीं लग रही इत्थे लग रही है मतलब डिफरेंट लाइन्स ऑफ एक्शन हो गया टू इक्वल एंड ओपोजिट फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी एट डिफरेंट लाइन्स ऑफ एक्शंस ठीक है ਹੁਣ लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है दोनों फोर्सेस का पर दोनों फोर्सेस इक्वल तो ओपोजिट ने ऐसे केस च इन्होंने फोर्सेस के जोड़ा इन्हों बॉडीज अंडर कपल आप कह दें ठीक है ना इनू कपल कह दें सो टू इक्वल एंड ओपोजिट फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी एट डिफरेंट लाइन्स ऑफ एक्शन फॉर्म अ कपल ठीक है सो ऐसे फोर्सेस के समूह में आप जी दो फोर्सेस ने जोड़ियाँ डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन से लग रही है पर उन्होंने मैगनीट्यूड बराबर है तो ओपोजिट डायरेक्शन च लग रही ने इनू कपल कह दें आप ठीक है जो तुम टैप वगैरह खोलते जे तो तुम अपने अंगूठे थंब या फोर फिंगर के नाल जी फोर्सेस लगाते जे वो भी कपल जनरेट करती है ठीक है इनदियाँ होर भी कई एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं हाँ देखो एग्जाम्पल्स ऑफ कपल की है आप पहली गल की टैब की ठीक है ना आप टैब को इस तरह खोलते या बंद करते हैं तो आप कपल अपलाई करते हैं आप फोर फिंगर से थंब के नाल ठीक है बोतल का ढक्कन खोलते मिटते हैं उनके लिए भी आप कपल अपलाई करते हैं एट द लिड ऑफ द बोतल लिड मीनस ढक्कन ठीक है ड्राइवर जो स्टेयरिंग के उत्ते दोनों हथों कपल अपलाई करता तो उन्हें व्हील्स जोड़े है वो मुड़ते हैं
ठीक है। सो ये एग्जांपल्स ने कपल दियाँ। और इस तरह आप नैक्सट क्वेश्चन करना है, डिफाइन एंड एक्सप्लेन द प्रिंसीपल ऑफ मूवमेंट्स। प्रिंसीपल ऑफ मूवमेंट्स को एक्सप्लेन करना है। देखो की होंगे ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ डायग्राम बनाई। देखो डायग्राम ਇਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਰੋਡ ਲਿੱਤੀ ਪੀ ਕਿਊ, ਆ ਐਂਡ ਪੀ ਏ, ਆ ਐਂਡ ਕਿਊ है, ठीक है। आ फलक्रम है, फलक्रम ਤੇ ਐਜ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ बैलेंस करना है, ठीक है ना। मान लो ये पाइवेट, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾइवेटेड ਐਡ ਦਾ फलक्रम एफ फलक्रम है, ठीक है। रोड पाइवेटेड हैगी ਉਹਦੇ ਤੇ, पाइवेटेड मतलब ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਸ तरह ਝੂਲ रही है, ठीक है। ਆਪਾਂ ਕੀ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ फोर्स अप्लाई की, मास एम लटकाता इस पासे एम, फोर्स अप्लाई होगी एम जी इस पासे, ठीक है। अनदर फोर्स इस पासे अप्लाई करती F2, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ F1 दी। जिस डायरेक्शन च F1 अप्लाई हुई है उस डायरेक्शन च F2 आप अप्लाई करती। दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन हम सेम है। मान लो R पॉइंट जोड़ा कि फलक्रम के बिल्कुल उपर है, उनकी P तो दूरी D1 है तो Q तो दूरी जी है वो D2 है, ठीक है। हम देखो की है यही चीज़ा आप लिखी हैं, ठीक है ना। कंसिडर अ रोड पी क्यू ऑफ नेगलीजिबल मास पाइवेटेड एट द फलक्रम है। पाइवेटेड मतलब वो एज के उत्ते जो आप कोई चीज़ रखते हैं कहते पाइवेटेड, ठीक है। सो लेट अ बॉडी ऑफ मास एम बी सस्पेंडेड एट द एंड पी, आप सस्पेंड करती लटकाती, ठीक है। तो उत्थे जी फोर्स लग रही है F1 इक्वल टू एम जी। इस तरह आप क्यू तो F2 फोर्स अप्लाई की इन द डायरेक्शन ऑफ F1। आ दूरी आप D1 लिखती, आ दूरी आप D2 लिखती, ठीक है ना। R इज द पॉइंट अबव द फलक्रम, ठीक है। हुण आपां प्रिंसीपल मूवमेंट बारे गल करांगे कि हुंदा की है। हुण देखो मूवमेंट ऑफ फोर्स एट P, मूवमेंट ऑफ फोर्स का मतलब दैट टॉर्क इस पॉइंट पे कितना लग रहा। देखो फलक्रम इत्थे है, आ दूरी ते है, ठीक है। सो आ दूरी है D1। सो ये F1 फोर्स इन थले नूं खिंचती पई है तो रोड जी है ये इस तरह रोटेट करने की कोशिश करती है, इस तरह ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश करेगी इस तरह, ठीक है। सो जो कोई चीज़ रोटेट करती है तो की लगता है टॉर्क, उन्होंने कहते हैं मूवमेंट ऑफ फोर्स, उनकी वैल्यू कितनी होती है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस D1 इतने, सो F1 D1 हो गया। सो दिस टॉर्क टेंड्स टू रोटेट द रोड पी क्यू। आ देखो आप क्या तो नहीं इतने P तो लिखना से, सॉरी, ठीक है। सो मूवमेंट ऑफ फोर्स इतने P पॉइंट की आप गल कर रहे ना। सो आ देखो की है इतने P पॉइंट पे मास M लटक रहा है जिथे फोर्स F1 है। सो मूवमेंट ऑफ फोर्स एट P की हो जाएगा ये F1 तो D1 दूरी है, ठीक है, F1 D1, ठीक है। सो ये एंटी क्लॉकवाइज घुमा रही है। सो दिस टॉर्क टेंड्स टू रोटेट द रोड इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। हुण इस तरह इत्थे फोर्स आप F2 अप्लाई की जी दूरी है D2 है तो इत्थे फोर्स इनू इस तरह क्लॉकवाइज मूव करने की कोशिश करेगी, ठीक है। सो उत्थे जी टॉर्क लग रही है, मूवमेंट ऑफ फोर्स लग रहा है, उनकी वैल्यू की है F2 D2, ठीक है। सो ये टॉर्क क्लॉकवाइज घुमाएगा उन्होंने, ठीक है। पर आप चाहते हैं कि रोड जी है स्टेशनरी रहे होरिजेंटल डायरेक्शन मूव ना करे, ना इधर मूव करे ना उधर मूव करे, मतलब ना आया जाए ना आया जाए, ये होरिजेंटल डायरेक्शन के रहे तो नैट टॉर्क जो है वो 0 होना चाहिए, ठीक है ना। सो टू कीप द रोड होरिजेंटल द नेट टॉर्क ऑन द रोड मस्ट बी 0। और 0 कदों रहेगा, ठीक है ना। सो नेट टॉर्क 0 कदों रहेगा इफ F1 D1 माइनस F2 D2 इक्वल टू 0 और F1 D1 इज इक्वल टू F2 D2। मतलब एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मूवमेंट, इनू कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स, ठीक है, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इक्वल टू क्लॉकवाइज मूवमेंट ऑफ फोर्स, सो दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स। हाँ देखो न्यूमेरिकल इहदे नाल दा 2 children weighing 20 kg and 25 kg wanted to balance a seesaw of length 4 मीटर। आ देखो एक सीसा है, सीसा जिहड़ा बच्चे झूला झूलते हैं, एक बच्चा इत्थे बह जाता है, एक इत्थे बह जाता है, तो इस तरह एक पाइवेट के आले दुआले जिहड़े झूला झूलते हैं, ठीक है। सो एक 20 किलोग्राम का, एक 25 किलोग्राम का,
20 किलोग्राम का एज ते बैठा है तो पाइवटेड एट द मिड पॉइंट मतलब विचकार 4 मीटर दूरी है तो 2 मीटर दूरी ते पाइवट लगा है, मतलब मिड पॉइंट ते सीसा दे। ठीक है, 20 किलोग्राम का बच्चा बिल्कुल एज ते बैठा, मतलब 2 मीटर दूर बैठा है पाइवट तो। ठीक है, फलक्रम के एज तो। 25 किलोग्राम का बच्चा किस जगह पर बैठे कि सीसा बैलेंस हो जाए। आप मान लें कि एक्स दूरी ते पैंदा है, एज तो अगे जाके बहेगा। ठीक है, तो इतों दूरी एक्स मान ली जाती। ठीक है ना, सो कह रहा चाइल्ड 20 kg सिटिंग एट द एज ऑफ द सीसा, वेयर शुड द अदर चाइल्ड सिट टू बैलेंस द सीसा। ठीक है, हुण देखो जी 20 kg की फोर्स F1 लग रही है तो आप कहेंगे F1 इज इक्वल टू 20 इंटू जी। ठीक है, mg फोर्स होती है, उस तरह F2 जी है इस पासे लग रही है वो 25 इंटू जी हो जाएगी। ठीक है, ये इन्ने न्यूटन फोर्स हो जाएगी, ये भी न्यूटन च हो जाएगी। ठीक है, सो हम देखो बैलेंस करने लिए आप कहते हैं प्रिंसिपल मूवमेंट्स F1 D1 इक्वल टू F2 D2। ठीक है ना, तो आप कहेंगे F1 इंटू 2 F1 इंटू 2 इज इक्वल टू F2 इंटू एक्स। ठीक है, और F1 की वैल्यू 20 जी रख दी है, 20 इंटू जी इंटू 2 इज इक्वल टू 25 इंटू जी इंटू एक्स। ठीक है, हम जी कैंसिल हो जाएगा, एक्स की वैल्यू पर कैलकुलेट करनी है इस जगह तो। ठीक है, हम देखो 25 जी इंटू एक्स अपने को आ गया, जी कैंसिल हो गया दोनों पासे समझ लो, 25 एक्स इक्वल टू 20 इंटू 2 आ गया, एक्स की वैल्यू जी है और 20 इंटू 2 डिवाइड बाई 25 आ जाएगी। एक्स की वैल्यू ये 4 आ गया, अब 5 आ गया कट के, 4 दूनी 8/5, 8/5 16 5 80 1.6 मीटर हो जाएगा। ठीक है, सो 1.6 मीटर दूरी पे बैठेगा दूसरा बच्चा ताकि सीसा बैलेंस हो जाए। ठीक है, सो 25 kg का बच्चा सीसा के मिड पॉइंट तो 1.6 मीटर दूरी पे बैठेगा।